वेलकम टू मॉड्यूल 3 प्रोटोकॉल्स एंड मॉडल्स। यह मॉड्यूल एक्सप्लेन करता है कि एक एंड डिवाइस कैसे लोकल नेटवर्क और रिमोट नेटवर्क पर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है यूजिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में रूल्स क्यों ज़रूरी होते हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल्स का क्या रोल है, प्रोटोकॉल सूट्स, रेफरेंस मॉडल, डेटा एनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं। तो एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे कि डेटा एक्सेस कैसे होता है एक मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क में। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि उसमें 3 एलिमेंट्स हों। एक सोर्स का जो कि डेटा जनरेट कर सके, एक डेस्टिनेशन जो डेटा रिसीव कर सके और एक फिजिकल चैनल या मीडिया जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो सके। इसके अलावा एक फोर्थ एलिमेंट है जो कि फिजिकली अवेलेबल नहीं होता और वो है रूल्स। अगर रूल्स ना हो तो तीनों फिजिकल एलिमेंट्स के होने के साथ भी आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अगर आप एक ह्यूमन नेटवर्क को इमेजिन कर लें तो उसमें कम्युनिकेशन के लिए दो एलिमेंट्स, दो पर्सन हो सकते हैं, जिसमें एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा और तीसरा एलिमेंट जो कि फिजिकल मीडिया है वो इस केस में साउंड वेव्स होंगे। लेकिन ये तीनों एलिमेंट्स होने के बावजूद अगर इन दोनों टू पर्सन्स के बीच में रूल्स ना हो यानी कि लैंग्वेज ना हो तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क्स में अगर आपके पास दो डिवाइसेज हैं, उनके बीच में एक फिजिकल कनेक्शन है और सारे डिवाइसेज और फिजिकल कनेक्शंस अप हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास रूल्स ना हो तो ये दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ह्यूमन नेटवर्क में इन रूल्स को हम लैंग्वेज कहते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम इन रूल्स को प्रोटोकॉल्स कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं कि दो कंप्यूटर आपस में मैसेज एक्सचेंज कैसे करेंगे और इस मैसेज एक्सचेंज और प्रोटोकॉल्स के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। मैसेज इनकोडिंग, मैसेज फॉर्मेटिंग, मैसेज साइज, मैसेज टाइमिंग और मैसेज डिले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हर प्रोटोकॉल में होने चाहिए। कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप है मैसेज इनकोडिंग। मैसेज इनकोडिंग का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन को एक फॉर्म से चेंज करके किसी दूसरे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जो कि मीडिया पे ट्रांसमिटेबल हो। हमने मॉड्यूल 1 में पढ़ा था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमारे पास टिपिकली तीन मीडियम्स हैं। वायर्ड मीडिया, कॉपर वायर्ड मीडिया जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, फाइबर ऑप्टिक जिसमें लाइट पल्सेस के थ्रू कम्युनिकेशन होती है और वायरलेस कम्युनिकेशन जिसमें वायरलेस मीडिया जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करते हैं। तो अगर आपके पास डेटा है और आपने ट्रांसमिट करना है तो वो चैनल पे डिपेंड करेगा कि उसको कैसे इनकोड करना है। अगर आप कॉपर वायर यूज कर रहे हैं तो आप डेटा को इनकोड करेंगे इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस में। अगर आप फाइबर ऑप्टिक यूज कर रहे हैं तो आप डेटा को इनकोड करेंगे लाइट पल्सेस में और अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं या वायरलेस मीडिया यूज कर रहे हैं तो आप अपने डेटा को इनकोड करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिव स्पेक्ट्रम पर। इसके साथ ही मैसेज का फॉर्मेट जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए और दोनों एंड्स पर जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करनी है उसमें प्री एग्रीमेंट, उनका एग्रीमेंट होना चाहिए डेटा के स्टैंडर्ड पर। फॉर एग्जांपल आपके जो पैकेट ट्रांसमिट होंगे और एक्सचेंज होंगे उसमें सोर्स आईपी एड्रेस होना, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होना जिसके थ्रू दोनों डिवाइसेस की आइडेंटिफिकेशन होगी। ये इन्फॉर्मेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में शेयर होनी चाहिए दोनों डिवाइसेस के बीच। कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर डेटा कम्युनिकेशन पैकेट स्विचिंग टाइप की है। इस मेथड में हम हमारे पास जो मैसेजेस होते हैं हम उसको स्मॉल चंक्स में डिवाइड करते हैं और बिट बाय बिट उनको ट्रांसमिट करते हैं डेस्टिनेशन तक। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास मैसेजेस के ऊपर सीक्वेंसिंग का कोई मैकेनिज्म हो और इसके और मल्टीपल फ़ायदे हैं जिस तरह एफिशिएंट स्पीड, लिंक्स को एफिशिएंटली यूज़ करना, मल्टीप्लेक्सिंग करना और स्पीड्स, हाई स्पीड्स की अवेलेबिलिटी मैसेज साइज को छोटे चंक्स में डिवाइड करने की वजह से ही पॉसिबल है। कंप्यूटर नेटवर्क्स में और कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में मैसेज टाइमिंग में हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं या तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल से मतलब ये है कि डेटा ट्रांसमिशन रेट्स कंट्रोल्ड हों। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो डिवाइसेस हैं तो दोनों डिवाइसेस के पास सेम बैंडविड्थ अवेलेबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक डिवाइस के पास 10 MB है, मतलब कि वो 10 MB का डेटा एक सेकंड में ट्रांसफर कर सकता है और जिस डिवाइस को उसने डेटा ट्रांसफर करना है उसके पास जो बैंडविड्थ अवेलेबल है वो 1 MB पर सेकंड, यानी वो सिर्फ 1 MB का डेटा एक सेकंड में रिसीव कर सकता है। तो अगर आपके पास कोई फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होगा तो आपका पहला डिवाइस जो कि हायर बैंडविड्थ के थ्रू डेटा ट्रांसमिट कर सकता है वो लोअर बैंडविड्थ के डिवाइस को ओवरबर्डन कर सकता है और इस तरह डेटा डेस्टिनेशन साइट पे आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास
नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास एक रिस्पांस टाइम आउट का मैकेनिज्म होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर रही है और दूसरी डिवाइस उसको स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर रिस्पांस नहीं देती, तो पहली डिवाइस उसके लिए फॉरएवर वेट में ना हो, बल्कि उसका अपना एक टाइम आउट हो। फॉर एग्जांपल 2 सेकंड 5 सेकंड के बाद वो उसको खुद अज्यूम कर ले कि वो डिवाइस रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता और वो कम्युनिकेशन एंड कर दे। तीसरा हमारे पास कोई एक एक्सेस मेथड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप वायरलेस कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं तो वायरलेस मीडिया शेयर्ड मीडिया है, उसको तमाम डिवाइसेस आपके घर में जितनी भी वायरलेस डिवाइसेस हैं वो सब उसको यूज कर रहे हैं। अगर सारे डिवाइसेस एट द सेम टाइम मैसेजेस सेंड कर दें वायरलेस मीडिया पर, तो उनके बीच में कोलिजन हो जाएंगे और कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए आपके तमाम डिवाइसेस जो जिसमें वायरलेस कैपेबिलिटी है, उसमें एक एक्सेस मेथड होता है, एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसे हम कहते हैं CSMA/CA। उसके थ्रू हर डिवाइस जो है वो पहले मीडिया को सेंस करता है। जब कोई और पैकेट नहीं सेंड कर रहा हो तब जाके वो अपने पैकेट सेंड करता है, ताकि किसी और के साथ उसकी कोलिजन ना हो। और फाइनली मैसेज डिलीवरी का ऑप्शन होना चाहिए, जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि कम्युनिकेशन किन डिवाइसेस के बीच में हो रही है। अगर वन टू वन कम्युनिकेशन हो रही है तो उसको हम यूनिकास्ट कहते हैं। अगर वन टू वन मैनी कम्युनिकेशन हो रही है उसे मल्टीकास्ट। और अगर वन टू ऑल कम्युनिकेशन हो रही है इसको हम ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑल दो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन IPv6 से ख़त्म हो चुका है, उसमें एक दूसरे टाइप की कम्युनिकेशन होती है जिसे हम एनीकास्ट कहते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे। सो हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि कंप्यूटर नेटवर्क्स कम्युनिकेशन एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है और उसमें प्रोटोकॉल्स का होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटोकॉल्स डिफाइन करता है कि दो डिवाइसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, उसमें डेटा रेट कैसे कंट्रोल होगा, डिवाइसेस आइडेंटिफाई कैसे होंगी, सर्विसेज कैसे डिस्कवर होंगी। प्रोटोकॉल्स कंप्यूटर के अंदर या इंटरमीडिएट डिवाइसेस के अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, हार्डवेयर में भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, या फिर उनका कुछ पार्ट हार्डवेयर में होगा, कुछ सॉफ्टवेयर में होगा। प्रोटोकॉल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नेटवर्क कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है और उनका सिर्फ यही फंक्शन है कि वो नेटवर्क में कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाएं। हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी के अलग प्रोटोकॉल्स हैं, उनका फंक्शन यही होता है कि वो ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और डेटा इंक्रिप्शन यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। इस तरह हमारे पास राउटिंग के अलग प्रोटोकॉल हैं जिनका काम ये है कि वो राउटिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करे डिवाइसेस के बीच में और बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर सकें। सर्विस डिस्कवरी के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। फॉर एग्जांपल DNS और DHCP हैं जिनका काम ये है कि वो IP सेटिंग्स कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकें। तो प्रोटोकॉल के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और हर प्रोटोकॉल का अपना फंक्शन, अपना फॉर्मेट और अपने रूल्स होते हैं और वो बाकी प्रोटोकॉल से इंडिपेंडेंट काम करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं और वो प्रोटोकॉल हर डिवाइस पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। तो डिफरेंट डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए आपस में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिफरेंट फंक्शंस यूज़ करते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो कि मल्टीपल फंक्शन यूज़ करते हैं। कुछ टिपिकल फंक्शंस जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में होते हैं वो है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग एक फंक्शन है किसी भी प्रोटोकॉल का जिसके थ्रू वो सेंडर रिसीवर को आइडेंटिफाई करता है। रिलायबिलिटी एक फंक्शन है जिसके थ्रू मैसेज डिलीवरी की गारंटी दी जाती है। फ्लो कंट्रोल एक प्रोटोकॉल में एक फंक्शन है जो कि डेटा फ्लो को इंश्योर करता है और एफिशिएंट रेट के थ्रू कम्युनिकेशन करवाता है ताकि डिवाइसेस एक दूसरे को ओवरबर्डन ना कर सकें और बैंडविड्थ जो है वो एफिशिएंटली यूज हो। सीक्वेंसिंग हमारे पास एक फंक्शन है जो कि जिसके थ्रू प्रोटोकॉल इंश्योर करता है कि आपका डेटा इन ऑर्डर रिसीव हो सके। एरर डिटेक्शन एक अलग फंक्शन है जिसके थ्रू डेटा एरर्स और फेलियर्स को कैच किया जा सकता है और एप्लीकेशन इंटरफेस एक फंक्शन है। तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इन फंक्शन में से किसी एक फंक्शन पे काम करते हैं और कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स भी हैं जो इन फंक्शंस में मल्टीपल फंक्शंस को यूटिलाइज करते हुए कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। क्योंकि प्रोटोकॉल्स एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं, इसीलिए हमें कंप्लीट दो डिवाइसेस के बीच में कंप्लीट कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ कोई एक प्रोटोकॉल नहीं बल्कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स चाहिए होते हैं। तो जब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपस में काम करते हैं तो उन प्रोटोकॉल्स के बीच में आपस में इंटरेक्शन करने का भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक वेब सर्वर पर एक वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो इसमें मल्टीपल प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व होते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे HTTP इन्वॉल्व हो रहा है जो कि गवर्न करता है कि वेब सर्वर वेब क्लाइंट आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन उसके नीचे और प्रोटोकॉल्स भी यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल TCP यूज हो रहा है वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में
फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, मैसेज डिलीवरी को कैसे गारंटी करना है, और इंडिविजुअल कन्वर्सेशंस हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये टीसीपी का काम है जो कि एक अलग प्रोटोकॉल है एचटीटीपी से। इसी तरह दोनों डिवाइस वेब क्लाइंट और वेब सर्वर को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर रहा है और राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। और फिजिकल लेयर के साथ कम्युनिकेशन के लिए ईथरनेट यूज हो रहा है जो कि लिंक लोकल लिंक पे कम्युनिकेशन पॉसिबल बना रहा है। तो सिंपली एक वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा बल्कि मल्टीपल प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं और ये तमाम प्रोटोकॉल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास इतने सारे प्रोटोकॉल्स आपस में इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं बल्कि मल्टी प्रोटोकॉल्स का एक पूरा प्रोटोकॉल सूट चाहिए होगा, जिसमें ऐसे मैकेनिज्म होंगे जिसके थ्रू एक प्रोटोकॉल दूसरे प्रोटोकॉल के साथ इंटरैक्ट कर सके। प्रोटोकॉल सूट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम नेटवर्क कम्युनिकेशन किसी एक प्रोटोकॉल का काम नहीं है बल्कि मल्टीपल प्रोटोकॉल्स का काम है। प्रोटोकॉल सूट के अंदर ये मैकेनिज्म्स होते हैं कि ऑल दो हर प्रोटोकॉल दूसरे प्रोटोकॉल से इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क कम्युनिकेशन एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस प्रोसेस को समझने के लिए और ये देखने के लिए विजुअलाइज करने के लिए कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर डाटा कैसे एक्सचेंज हो रहा है, इसके लिए हम एक लेयर मॉडल डिजाइन करते हैं। और हमारे पास दो रेफरेंस मॉडल हैं जो कि इस लेयर मॉडल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक है ओएसआई रेफरेंस मॉडल और दूसरा है टीसीपीआई रेफरेंस मॉडल। ओएसआई रेफरेंस मॉडल नेटवर्क कम्युनिकेशन को 7 लेयर्स में डिवाइड करता है आसानी के लिए, ताकि जो लोग प्रोटोकॉल डिजाइन कर रहे हों उनके पास 7 ऑप्शंस हो यानी 7 डिफरेंट फंक्शंस हो। ओएसआई लेयर नेटवर्क कम्युनिकेशन में 7 डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन करता है कि कम्युनिकेशन ऐसे होने चाहिए और हर लेयर पे ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। ओएसआई लेयर ये डिफाइन नहीं करता कि इस फंक्शन को कैसे डिजाइन किया जाए। ओएसआई लेयर सिर्फ ये डिफाइन कर रहा है कि ये फंक्शन होना चाहिए। तो ओएसआई लेयर के सेवन सेवन लेयर्स हैं। अगर हम टॉप डाउन अप्रोच देखें तो पहला लेयर है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि दो डिवाइसेस के अंदर जो एंड प्रोसेस हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे और एंड यूजर का डेटा कैसे वहां से एंड यूजर से लेंगे, यूजर के साथ डेटा इंटरफेस कैसे होगा और दूसरा और उसकी कम्युनिकेशन कैसे करवाई जाएगी। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है, जिसका मकसद ये है कि प्रोसेस टू प्रोसेस जितनी कम्युनिकेशन हो रही है और जो डेटा उनके साथ शेयर हो रहा है उसका फॉर्मेट अक्रॉस द नेटवर्क एक सेम सेम फॉर्मेट हो यानी स्टैंडर्ड फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल अगर इमेज शेयर हो रहा है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो इमेज होना चाहिए। फिर हमारे पास सेशन लेयर है। सेशन लेयर का मकसद ये है कि दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, उसमें कम्युनिकेशन मेथड को प्री डिफाइन किया जाए। फॉर एग्जांपल क्या दो डिवाइसेस आपस में हाफ डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन करेंगे या फुल डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब एक डिवाइस एट अ टाइम कम्युनिकेट करेगा या दोनों डिवाइस सेम टाइम में आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है जिसका फंक्शन ये होगा कि वो ऊपर से जितना डेटा आ रहा है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर से वो उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करे, उसकी सीक्वेंसिंग करे, उसको नंबरिंग दे और रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए पाथ प्रोवाइड करे। नेटवर्क लेयर पर हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के मैकेनिज्म होने चाहिए। कोई भी आईपी एड्रेस जैसे कि आईपी एड्रेसेस का मैकेनिज्म है, याद रखें नेटवर्क लेयर क्योंकि ओएसआई रेफरेंस मॉडल है ये सिर्फ फंक्शन डिफाइन कर रहा है कि नेटवर्क लेयर पर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसके थ्रू सेंडर और रिसीवर आइडेंटिफाई हो जाए। फिर IPv4 या IPv6 एक प्रोटोकॉल डिजाइन हुआ है जो कि इस फंक्शन को कंप्लीट करता है और ओएसआई रेफरेंस मॉडल उस प्रोटोकॉल को नहीं डिफाइन कर रहा। ओएसआई रेफरेंस मॉडल सिर्फ नेटवर्क लेयर को के फंक्शन को डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर ऐसी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। इसी तरह डेटा लिंक लेयर है और वो फंक्शनैलिटी डिफाइन करता है कि डेटा लिंक लेयर पर आपके पास ऐसे प्रोटोकॉल होने चाहिए जो कि मीडिया को एक्सेस कर सके और डेटा के फ्रेम बना सके। एरर कोई एरर एरर मैकेनिज्म हो, एरर फाइंडिंग मैकेनिज्म होना चाहिए डेटा लिंक लेयर पर। और फिजिकल लेयर पर आपके पास ऐसे डिवाइसेस होनी चाहिए, फिजिकल मीडिया होना चाहिए जो कि फिजिकली कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाए और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन हो। इसी तरह हमारे पास टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल है जो कि नेटवर्क के अंदर जितनी कम्युनिकेशन हो रही है वो उसको यूजुअली 4 डिफरेंट लेयर्स में डिफाइन करता है। अगर हम वापस जाएं तो हम देख सकते हैं कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल लेयर्स की नंबरिंग भी करता है और नीचे से नंबरिंग स्टार्ट होती है। यूजुअली जब हम लेयर्स को रेफर करते हैं, लेयर्स की बात करते हैं तो हम ओएसआई मॉडल के नंबर्स को रेफर करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
हम यूजुअली टीसीपी/आईपी रेफरेंस के लेयर्स को जब रेफरेंस मॉडल के लेयर्स को जब रेफर करते हैं तो हम यहाँ पर नंबरिंग यूज नहीं करते, तो हम इसके नाम यूज करते हैं: नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट एक्सेस लेयर, ट्रांसपोर्ट एक्सेस लेयर और एप्लीकेशन। तो जब भी आप नंबर सुने लेयर का कि लेयर 7 की एप्लीकेशन है या लेयर 2 का प्रोटोकॉल है या लेयर 4 का प्रोटोकॉल है, तो याद रखें कि हम ओएसआई रेफरेंस मॉडल की बात कर रहे हैं। और हम यूजुअली जब भी हम किताबों में पढ़ते हैं और लेयर्स की बात करते हैं या प्रोटोकॉल्स की डिजाइन की बात करते हैं, तो हम ओएसआई रेफरेंस मॉडल की नंबरिंग यूज करेंगे। टीसीपी/आईपी रेफरेंस मॉडल में टीसीपी/आईपी रेफरेंस मॉडल कंप्यूटर नेटवर्क की कम्युनिकेशन को 4 लेयर्स में डिवाइड करता है। टीसीपी/आईपी रेफरेंस मॉडल कहता है कि आपके पास एक एप्लीकेशन लेयर होना चाहिए जिसका फंक्शन डेटा यूजर से डेटा लेना, डेटा यूजर को रिप्रेजेंट करना, उसकी इंकोडिंग करना यानी उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाना, और डायलॉग कंट्रोल यानी सेशन लेयर का काम करना भी इसी एप्लीकेशन लेयर का काम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारे पास एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह ओएसआई रेफरेंस मॉडल में है, यहाँ पे फंक्शन आपके पास होना चाहिए कि आपके पास एक रिलायबल कम्युनिकेशन लिंक हो, यहाँ पर सीक्वेंसिंग हो और सेगमेंटेशन हो। इंटरनेट लेयर पर एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह ओएसआई रेफरेंस मॉडल में है, यहाँ पर आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन मेथड होना चाहिए, एड्रेसेस होने चाहिए। और नेटवर्क एक्सेस पर आपके पास फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को मिक्स करके कंसोलिडेट करके दोनों काम हार्डवेयर और हार्डवेयर को एक्सेस करने या चैनल्स को एक्सेस करने का फंक्शनैलिटी नेटवर्क एक्सेस लेयर डिफाइन करता है। ओएसआई और टीसीपी मॉडल को अगर हेड टू हेड कंपेयर किया जाए तो हम इस चीज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टीसीपी/आईपी मॉडल नेटवर्क कम्युनिकेशन में एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को एक ही लेयर कंसिडर करता है और उसको एप्लीकेशन लेयर का नाम देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों मॉडल्स में सेम है। नेटवर्क लेयर और एसआई मॉडल में टीसीपी/आई मॉडल में इसी को इंटरनेट लेयर कहते हैं। और नेटवर्क एक्सेस लेयर जिसको टीसीपी/आईपी मॉडल नेटवर्क एक्सेस लेयर कहता है, वो एक्चुअली ओएसआई मॉडल में दो डिफरेंट लेयर्स हैं: डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो यूजुअली सिस्को की बुक्स, सिस्को की डिवाइसेस और सिस्को के कंटेंट टीसीपी/आई मॉडल को 4 लेयर्स में डिवाइड करता है। कुछ किताबें, कुछ बुक्स टीसीपी/आईपी मॉडल को 5 लेयर्स में भी डिवाइड करती हैं। दोनों सेम चीज है। अब हम देखते हैं कि डेटा एनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारे पास सेगमेंटेशन होती है। सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि डेटा को हम डिवाइड करते हैं स्मॉल चंक्स में और फिर उसको ट्रांसफर करते हैं। अगर हमारे पास एक बड़ी फाइल है तो हम उसको एज इट इज ट्रांसमिट नहीं करते, बल्कि हम उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते हैं और हर चंक को सेगमेंट कहा जाता है। इसके दो फायदे हैं। एक फायदा ये है, अगर आपके पास बहुत बड़ी फाइल हो तो आप अगर उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं तो आप पूरे का पूरा बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं। और जब वो बड़ी फाइल ट्रांसमिट हो रही तो आप कोई और सर्विस अपने नेटवर्क के अंदर यूज नहीं कर सकते। अगर हम उसको चंक्स में डिवाइड कर दें, सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें, तो एक फायदा ये है कि बाकी सर्विसेज भी इसी लिंक को यूज कर रहे हैं और हमारी फाइल भी ट्रांसफर हो रही है। इसके साथ इसकी स्पीड भी काफी अच्छी स्पीड में इसकी ट्रांसफर पॉसिबल हो जाती है और साथ में मल्टीप्लेक्सिंग भी पॉसिबल हो जाती है। दूसरा फायदा इसकी एफिशिएंसी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ही फाइल को बड़े साइज की फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें अगर कहीं पे एरर आ गया तो आप पूरी की पूरी फाइल दोबारा रीसेंड करेंगे। अगर आप सेगमेंटेशन यूज कर रहे हैं तो आप लिंक्स को एफिशिएंट यूज करें, क्योंकि अगर कहीं पे एरर आ गया तो किसी छोटे से चंक या छोटे से सेगमेंट में एरर आया होगा और हम सिर्फ और सिर्फ उसी सेगमेंट को रीसेंड करेंगे। क्योंकि हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं और नेटवर्क के अंदर हमारे पास मल्टीपल पास होते हैं, तो डेस्टिनेशन तक जब सेगमेंट्स पहुंचते हैं तो वो यूजुअली आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचेंगे। तो उनको डेस्टिनेशन डिवाइस के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू वो उन तमाम सेगमेंट्स को वापस रीऑर्डर कर सके, ताकि सेम ऑर्डर में, ताकि वो उस कंप्लीट फाइल को जिसको हमने चंक में डिवाइड किया था या सेगमेंट्स में डिवाइड किया था वापस रिक्रिएट कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पर जो प्रोटोकॉल सेगमेंटेशन कर रहा है वो साथ साथ सीक्वेंसिंग भी कर रहा हो। सीक्वेंसिंग का मतलब ये है कि जब वो चंक्स बना रहा था, सेगमेंट बना रहा था, तो वो हर सेगमेंट पर उसकी नंबरिंग भी करेगा ताकि डेस्टिनेशन डिवाइस उस सेगमेंट पर उस नंबरिंग को देखकर उसको उसको रीऑर्डर कर सके। हमारे पास जितने भी डेटा जनरेट होता है एप्लीकेशन लेयर से जनरेट होता है। तो जब डेटा ऊपर से जनरेट हो रहा है और नीचे आ रहा है तो हर प्रोटोकॉल अपनी हेडर इंफॉर्मेशन उसके साथ ऐड करता जाता है। इस प्रोसेस को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं कि हर प्रोटोकॉल अपना डेटा ऐड कर रहा है और हमारे पास जो स्मॉल डेटा एप्लीकेशन लेयर ने जनरेट किया था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। हर स्टेज पर जब डेटा के साथ एक हेडर अटैच होता है, हम उसको
प्रोटोकॉल डेटा यूनिट कहते हैं और हर लेयर पर एक नया प्रोटोकॉल डेटा यूनिट बनता है। हर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट का अपना एक टिपिकली नाम होता है। फॉर एग्जांपल जब एप्लीकेशन लेयर पे डेटा बनता है तो हम यूजुअली उसको सिर्फ डेटा कहते हैं या डेटा स्ट्रीम कहते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल एप्लीकेशन के थ्रू ईमेल डेटा जनरेट हुआ तो वो ईमेल डेटा था। जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा तो उसकी सेगमेंटेशन होगी। फॉर एग्जांपल ईमेल डेटा को हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर हर सेगमेंट के साथ अपना एक ट्रांसपोर्ट हेडर अटैच करेगा। तो इस डेटा के साथ जब ट्रांसमीटर ट्रांसपोर्ट हेडर अटैच हुआ तो हमारे पास ये क्या एक नया प्रोटोकॉल डेटा यूनिट बन गया। इसी तरह जब ये नेटवर्क लेयर पे ट्रांसपोर्ट हेडर और डेटा इकट्ठा आएगा, उसके साथ नेटवर्क लेयर अपना हेडर अटैच कर लेगा और एक नया पीडीयू बन जाएगा। फिर जब ये डेटा लिंक लेयर पर ये फ्रेम आएगा, सॉरी, जब ये डेटा लिंक लेयर पर ये पैकेट आएगा तो इसके साथ फ्रेम का हेडर और ट्रेलर ऐड होगा, तब जाके हम इसको तब ये एक डेटा लिंक लेयर का पीडीयू बन जाएगा। हर पीडीयू का अपना एक अलग नाम है। एप्लीकेशन लेयर पर आपके पास सिंपली डेटा होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जब आपके पास सेगमेंटेशन हो जाए, इसको हम सेगमेंट कहेंगे। फिर जब उसके पास नेटवर्क हेडर ऐड हो जाए, आईपी एड्रेसेस ऐड हो जाएं, तब हम इस पीडीयू को पैकेट कहते हैं। और एट द एंड जब इसका टोटल फ्रेम बन जाए तो हम सॉरी जब डेटा लिंक लेयर इसके साथ अपना हेडर और ट्रेलर अटैच कर ले तो हम कहते हैं कि अब ये फ्रेम बन गया। और एक्चुअली ये फ्रेम ही होता है जो बाद में आप फिजिकल लिंक पर इसको किसी और डेटा डेटा इनकोडिंग स्कीम यूज करके इसको बिट्स में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करते हैं। तो एनकैप्सुलेशन एक टॉप डाउन प्रोसेस है जिसमें यूजर का डेटा होता है। यूजर का डेटा इनकैप्सुलेट होता है टीसीपी सेगमेंट में, फिर टीसीपी सेगमेंट इनकैप्सुलेट होता है आईपी पैकेट में, और फिर आईपी पैकेट इनकैप्सुलेट होता है ईथरनेट फ्रेम में, और ये ईथरनेट फ्रेम फिर कन्वर्ट होता है डेटा इनकोडिंग स्कीम्स के थ्रू इनटू बिट्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, लाइट पल्सेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और फिजिकली ट्रांसमिट होता है किसी दूसरी डिवाइस की तरफ। एंड डिवाइस जहां पर डेस्टिनेशन डिवाइस जब इस इलेक्ट्रिकल पल्सेस या इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस को रिसीव करते हैं इन फॉर्म ऑफ बिट्स, तो वो डी इनकैप्सुलेशन करता है, बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करेगा। फ्रेम फ्रेम रीड करके उसको डी इनकैप्सुलेट करेगा तो आईपी पैकेट मिल जाएगा। आईपी पैकेट को रीड करके उसको डी इनकैप्सुलेट करेगा तो टीसीपी सेगमेंट, और उसको डी इनकैप्सुलेट करेगा तो उसको यूजर डेटा मिल जाएगा जो कि हमारे सेंडर ने सेंड किया था। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि नेटवर्क के अंदर डेटा कैसे कम्युनिकेट होता है और डेटा कैसे एक्सेस होता है। नेटवर्क के अंदर हमारे पास दो किस्म के एड्रेसेस होते हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है और डिवाइसेस आइडेंटिफाई होते हैं। एक हमारे पास एड्रेसेस होते हैं नेटवर्क लेयर पर। नेटवर्क लेयर पर ऑब्वियसली हमारे पास दो एड्रेसेस होंगे, सोर्स का एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन का एड्रेस। जो दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होंगे उन दोनों के एड्रेसेस हमारे पास नेटवर्क लेयर पे होंगे। नेटवर्क लेयर के एड्रेसेस का काम यह है कि वो आईपी पैकेट को ओरिजिनल सोर्स से फाइनल डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट करवा सके। डेटा लिंक लेयर पर भी हमारे पास एड्रेसेस होते हैं। उसमें भी हमारे पास एक सोर्स एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन एड्रेसेस होगा आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए दोनों डिवाइसेस का। और डेटा लिंक लेयर पर एड्रेसेस का मकसद ये है कि वो लोकल नेटवर्क पर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से दूसरे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तक डेटा ट्रांसमिट कर सके। इस बात का मतलब क्या है ये हम आगे देखते हैं। तो नेटवर्क लेयर पर हमारे पास जो एड्रेसेस हैं उसको आईपी एड्रेसेस कहते हैं। इसको लॉजिकल एड्रेसेस भी कहते हैं। हमारे पास दो एड्रेसेस होंगे नेटवर्क लेयर पर, एक सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जिसे हम सोर्स आईपी एड्रेस कहेंगे, और दूसरा हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा जहां तक हमने डेटा ट्रांसमिट करना है। नेटवर्क एड्रेसेस या लॉजिकल एड्रेसेस हमारे पास दो पोर्शन होते हैं। अगर हम IPv4 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पहला पोर्शन नेटवर्क पोर्शन का होगा, और अगर हम IPv6 यूज कर रहे हैं तो उस पोर्शन को हम प्रीफिक्स कहते हैं। और दूसरा पोर्शन हमारे पास IPv4 केस में होस्ट पोर्शन कहलाएगा, और अगर IPv6 यूज कर रहे हैं तो उसको हम इंटरफेस आईडी कहते हैं। नेटवर्क पोर्शन या प्रीफिक्स के थ्रू एक डिवाइस किस नेटवर्क से बिलोंग करता है या किस नेटवर्क ग्रुप से बिलोंग करता है या वो किस नेटवर्क का मेंबर है, ये पता चलता है। हर लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क का अपना एक नेटवर्क पोर्शन होता है या एक नेटवर्क ग्रुप होता है। और होस्ट पोर्शन या इंटरफेस आईडी से उस डिवाइस का उस नेटवर्क के अंदर यूनिक एड्रेस, ये उसका एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है। जब दो डिवाइसेस सेम नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक PC1 है
और हमारे पास एक FTP सर्वर है, क्योंकि दोनों सेम नेटवर्क के अंदर हैं। सेम नेटवर्क के अंदर कैसे हैं? क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस आपस में एक स्विच के थ्रू कनेक्ट हैं। हर नेटवर्क एक राउटर पर एंड होता है, जिसका मतलब ये है हमारे पास ये नेटवर्क यहाँ पे एंड होता है और ये हमारे पास पूरा का पूरा एक नेटवर्क है जो में सारे डिवाइसेस आपस में स्विच के थ्रू कनेक्टेड हैं। हर दो राउटर के बीच में भी एक नया नेटवर्क कंसिडर होगा, तो ये एक डिफरेंट नेटवर्क है, ये एक डिफरेंट नेटवर्क है और ये एक डिफरेंट नेटवर्क है। इस वक्त हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि दो डिवाइसेस यानी कि PC1 और FTP सर्वर एक ही सेम नेटवर्क के अंदर है और ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। डायग्रामेटिकली तो हमें पता चल गया कि ये सेम नेटवर्क में है, लेकिन कंप्यूटर डिवाइसेस को कैसे पता चलेगा कि आपस में वो एक सेम नेटवर्क में है? वो अपने IP एड्रेसेस के नेटवर्क पोर्शन को चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल PC1 का एड्रेस है 192.168.1.110 और FTP सर्वर का IP एड्रेस है 192.168.1.9। इसका नेटवर्क पोर्शन दोनों का, क्योंकि नेटवर्क पोर्शन दोनों का सेम है, इस तरह से PC1 और FTP सर्वर दोनों को ये पता चल जाता है कि हम दोनों एक ही नेटवर्क के मेंबर्स हैं। इस केस में जब ये दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो नोटिस करें कि हमारे पास यहाँ पर ये PC1 का मैक एड्रेस है और ये FTP सर्वर का मैक एड्रेस है। तो इस केस में जो फ्रेम डिज़ाइन होगा PC1 जनरेट करेगा वो कुछ इस तरह नज़र आएगा। डेटा लिंक लेयर पर हमारे पास मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और सोर्स एड्रेस होंगे। तो डेस्टिनेशन जिसको डेटा भेजना है उसका मैक एड्रेस FTP सर्वर का मैक एड्रेस एंटर होगा और सोर्स एड्रेस जिसने डेटा ट्रांसमिट करना है वो PC1 का मैक एड्रेस होगा। नेटवर्क लेयर पर या लॉजिकल नेटवर्क लेयर पर जहाँ पर हमारे पास लॉजिकल एड्रेसेस या IP एड्रेसेस होंगे, वहाँ पर हमारे पास सोर्स का नेटवर्क एड्रेस होना चाहिए। सोर्स इस केस में हमारे पास PC1 है, तो PC1 का IP एड्रेस 192.168.110 जिसमें नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन है, और इस तरह डेस्टिनेशन हमारे पास FTP सर्वर है जिसका IP एड्रेस है 192.168.1 नेटवर्क पोर्शन और .9 होस्ट पोर्शन है। तो सेम नेटवर्क पर दो डिवाइसेस जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसका फ्रेम और पैकेट कुछ इस तरह नज़र आएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। डेटा लिंक लेयर पर हमारे पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होगा और सोर्स में सोर्स का मैक एड्रेस होगा। इसी तरह नेटवर्क लेयर में हमारे पास सोर्स में सोर्स का IP एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन में डेस्टिनेशन का IP एड्रेस होगा। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजिंग बात नहीं है। कम्प्लेक्सिटी तब आ जाती है जब कम्युनिकेशन डिफरेंट नेटवर्क्स पर होगी। ये केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें फिजिकल एड्रेसेस एज इट इज़ यूज होंगे और लॉजिकल एड्रेस भी एज इट इज़ यूज होंगे। इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन जब एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहती है और वो रिमोट नेटवर्क में हो, तब ये कम्युनिकेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है और उसमें काफ़ी ट्रिकी पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, PC1 कम्युनिकेट करना चाहता है वेब सर्वर के साथ। PC1 का नेटवर्क यहाँ पे एंड हो जाता है, यहाँ पे एक और नेटवर्क है हमारे पास, यहाँ पे एक और नेटवर्क है और यहाँ पर वेब सर्वर हमारे पास एक अलग नेटवर्क में है। नोटिस करें PC1 192.168.1 नेटवर्क में है और वेब सर्वर 172.16.1 नेटवर्क में है। PC1 जब वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करता है तो चेक कर लेता है कि मेरा नेटवर्क और वेब सर्वर का नेटवर्क डिफरेंट है। इस तरह PC1 को पता चल जाता है कि मैं जिस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ वो एक डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करता है। जब PC1 को ये बात पता चल जाए तो उसने किसी डिफरेंट नेटवर्क को डेटा सेंड करना है, तो वो IP एड्रेस तो वो अब वेब सर्वर का मैक एड्रेस यूज नहीं कर सकता। वेब सर्वर का मैक एड्रेस इस वक्त ये है। तो जब PC1 कम्युनिकेशन करना चाहता है वेब सर्वर के साथ, तो सोर्स डेस्टिनेशन IP एड्रेस नेटवर्क लेयर में इजी है कैलकुलेट करना। सोर्स में यूजुअली क्योंकि PC1 का IP एड्रेस है 192.168.1.10, तो सोर्स नेटवर्क एड्रेस में वो अपना IP एड्रेस इंटर कर लेगा। डेस्टिनेशन में क्योंकि उसने वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करनी है 172.16.1.99, डेस्टिनेशन में उसका IP एड्रेस लिखेगा। और इसी तरह डेटा लिंक लेयर में क्योंकि सोर्स ये खुद है, तो AAA ऑल एज ये इसका सोर्स मैक एड्रेस है, लेकिन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वो अब वेब सर्वर का मैक एड्रेस इंटर नहीं कर सकता। वेब सर्वर के मैक एड्रेस की बजाय अब वो मैक एड्रेस एंटर करेगा अपने
R1 के इंटरफेस का, जो कि इस कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। PC1 को कैसे पता चला कि मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे R1 है और उसका मैक एड्रेस ये है? ये जब उसको DHCP आईपी सेटिंग्स, जब PC1 को DHCP की तरफ से आईपी सेटिंग्स मिल रही थी, उस वक्त हमने इसको इसकी सेटिंग में बता दिया होता है कि आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे R1 है। और जब PC1 चेक करता है कि उसने किसी डिफरेंट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो PC1 को पता होता है कि अब मैं लोकली कम्युनिकेट करूंगा अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास। मैं लोकली डेटा लिंक लेयर पर ईथरनेट फ्रेम सेंड करूंगा R1 को, जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। और फिर ये डिफ़ॉल्ट गेटवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इस पैकेट को कैसे वेब सर्वर तक पहुंचाता है। तो PC1 पैकेट लिंक लेयर पर फ्रेम को R1 तक ट्रांसमिट करेगा और R1 इस फ्रेम को रिसीव करेगा। R1 इस मैसेज के कंटेंट्स चेक करेगा। हम पहले भी पढ़ चुके थे कि डेटा लिंक लेयर की जो एड्रेसेस हैं, जिसे फिजिकल एड्रेसेस भी कहते हैं, ये सिर्फ लोकली काम करते हैं। ये सिर्फ लोकल ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं। इसीलिए जब PC1 अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को डेटा सेंड करेगा, तो वो सिर्फ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यूज करेगा R1 का। ऑल्दो नेटवर्क लेयर पर पैकेट इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगी, सोर्स आईपी PC1 का ही यूज होगा और डेस्टिनेशन आईपी वेब सर्वर का ही यूज होगा। जब राउटर इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और राउटर देखेगा कि इसमें सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा है, तो वो इस राउटर इस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेगा और इसको आगे ट्रांसमिट करेगा नेक्स्ट राउटर की तरफ से। अब अगेन फ्रेम में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस राउटर का मैक एड्रेस होगा और सोर्स मैक एड्रेस इस राउटर का होगा। नेटवर्क इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट, ये राउटर फिर ये राउटर अपना मैक एड्रेस सोर्स मैक एड्रेस में लिखेगा और डेस्टिनेशन में वेब सर्वर का मैक एड्रेस लिखेगा। अगेन नेटवर्क इंफॉर्मेशन उसी तरह होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो एट द एंड जब ये पैकेट वेब सर्वर के पास पहुंचेगा, तो वेब सर्वर चेक करेगा कि ऑल दो लोकली ये इंफॉर्मेशन जब वो रीड करेगा फ्रेम के अंदर, तो उसे ये पता चलेगा कि इस राउटर ने मुझे ये फ्रेम फॉरवर्ड किया है। लेकिन जब वो नेटवर्क पोर्शन रीड करेगा, तो वेब सर्वर को पता चलेगा ये पैकेट मेरे लिए है और सोर्स आईपी 192.168 है, जो कि PC1 की है। इस तरह वेब सर्वर को पता चल जाएगा कि मैंने रिप्लाई PC1 को करनी है, राउटर को नहीं करनी। And that's it for this module.